हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो अगर आप भी क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल अवश्य ही देखें। ये आपका बायोलॉजी का, आप समझिए ये आपका टेस्ट पेपर होने वाला है, तो आप इसे ज़रूर लगाइए। देखिए इसमें आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन बाहर निकलता है ऑक्सीजन से? तो जल निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का आपका रासायनिक समीकरण भी आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा रासायनिक समीकरण में हम लोग पढ़ते हैं 6CO2 प्लस 12H2O प्लस में क्या होगा? सूर्य प्रकाश, और यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ पर ग्लूकोज हो जाएगा C6H12 और O6 प्लस में क्या हो जाएगा आपका H2O प्लस O2 प्लस ऊर्जा, इसका निर्माण होगा। तो ये आपको याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है आपका कब होगा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है आपका दिन में होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो दिन में, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो पेड़ पौधे में, यानी कि जो स्वपोषी होते हैं उसमें होती है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गवाइटर अथवा घेघा पनपता है। देखिए ये टेस्ट पेपर है कि ये हमारे कोचिंग का ही टेस्ट पेपर है। अगर आपसे बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये एक समझिए आप टेस्ट के रूप में ही इसको ले लीजिए, है ना। गवाइटर अथवा घेघा पनपता है। तो गवाइटर अथवा घेघा किससे पनपता है? तो आपको मालूम होगा आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग। और रक्त में एनीमिया की कमी से क्या हो जाती है? रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया की रोग होती है। चीनी की कमी से मधुमेह रोग हो जाती है। तो ये सारा आपको याद रखना है। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद जो है आपका अमीबा में पाया जाता है। यह आपका याद रखना है। कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। अमीबा कैसा जीव है? आपको याद रखना, अमीबा जो है प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा जो आपका हो जाएगा प्राणी संपोषी जीव हो जाएगा। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और भी याद रखिएगा, अमीबा में यानी कि भोजन कैसे होता है? कूटपाद की मदद से। अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहण कैसे करते? कूटपाद। और भोजन का पाचन कभी भोजन रसधानी में होता है। तो ये सारा बात आपको याद रखना होगा। आप पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम का जो भोजन का होता है वो उसे सिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिया। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का जो सूत्र है C6H12O6। तो O कितना है? 6 है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः कैसा होना चाहिए? तो दंतमंजन प्रायः क्षारीय होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, तो दांत जो होता है वो आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये आपको याद रखना है। दांत किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर दांतों के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ एक वयस्क मनुष्य में देखिएगा 32 दांत होते हैं। और मिल्की टीथ कितने होते हैं? यानी कि दूधिया दांत जिसको बोलते हैं, वो आपका 20 दांत होते हैं, मिल्की टीथ, है ना। तो मिल्की टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। और देखिएगा दांतों का सड़ना कब शुरू हो जाएगा? तो जब पीएच मान 5.5 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि दांतों में प्रायः मंजन कैसा होना चाहिए? क्षारीय, ताकि दांत सड़ना यानी शुरू ना हो, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप याद रखते हैं तो आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं। तो आपको मालूम होगा सभी हरे पौधे क्या है? स्वपोषी है। स्वपोषी उसे कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बना ले, है ना। तो सभी हरे पौधे क्या है? स्वपोषी है। सभी पौधे नहीं होगा, सभी हरे पौधे, है ना। यहाँ पर मृत पोषी यानी कि जो मृत जीवी है, जैसे देखिए गोबर छत्ता का जो पेड़ होता है ना आपका, ये गोबर छत्ता आपका मृत जीवी होता है, क्योंकि ये सरे गले चीज़ पर आश्रित होती है ना। तो जो सरे गले चीज़ पर आश्रित रहेगा उसे ही क्या बोलते हैं? मृत जीवी। परजीवी किसे बोलते हैं? तो देखिए जो दूसरे पर आश्रित रहे, जैसे अमरबेल का जो पेड़ देखिएगा ना, अमरबेल का पेड़ ये परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल का जो पेड़ है आपका वो किसका उदाहरण है? तो परजीवी का उदाहरण है।
तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? देखिए यहाँ पर बकरी, तो बकरी में भी देखिएगा अलग अलग लिंग है, एक बकरी है तो एक बकरा है ना, एक बकरी होगा तो एक बकरा रहेगा, यानी कि जिसको हम लोग खस्सी बोलते या मतलब बकरा बोलते हैं। तो बकरी बकरा यानी कि दोनों का, इसका लिंग अलग होता है, इसका लिंग अलग होता है। तो ये हो गया आपका एक लिंगी। दोनों का लिंग अगर अलग अलग है तो एक लिंगी बोलेंगे। जैसे शेर है तो शेर में भी एक मेल शेर एक फीमेल शेर। मछली में देखिएगा तो मेल मछली फीमेल मछली। लेकिन केचुआ में देखिएगा तो कोई मेल फीमेल नहीं होता है, इसीलिए इनमें दोनों होता है, यानी कि उभयलिंगी जंतु कहा जाता है। तो केचुआ आपका क्या हो गया? उभयलिंगी। कहिएगा सर कि मानव बताइए कि मानव जो है एक लिंगी है या द्विलिंगी है? तो हम आपको बता देते हैं कि मानव जो है वो आपका एक लिंगी है, क्योंकि देखिएगा इसमें भी मेल होते हैं फीमेल होते हैं। मेल को देखिएगा, मेल में मेल का जनन अंग अलग होगा। मेल का जनन अंग क्या है? तो मेल का जनन अंग अलग है, और फीमेल का जनन अंग क्या होता है? इसमें अलग होता है। वहीं बात करें पपीता, पपीता का जो पेड़ है आपका, तो पपीता के भी पेड़ में इसी प्रकार का होता है, मेल का जनन अंग अलग होगा फीमेल अलग होगा। देखिएगा जो मेल होगा वो खाली फलाएगा, यानी कि फूलेगा फलेगा नहीं, है ना। तो पपीता एक लिंगी होता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे ज़रूर समझिए। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो है आपका इनामेल है। और दांतों की संख्या कितनी है? तो हमने आपको बताया दांतों की, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होगी, और मिल्की टीथ कितना होगी? तो 20 होगी। ये बातें भी आपको याद रखना है। मानव का आहार नाल सबसे लंबा भाग है, अमाशय का या अमाशय में, या छोटी आंत, या ग्रास नली, या बड़ी आंत? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। ऐसे देखिए यानी कि पढ़ने में ही छोटी आंत है, लेकिन ये सबसे लंबा आंत है ना। और मोटी आंत की बात करें कि सबसे मोटा आंत कौन होगा? तो आपका बड़ी आंत हो जाएगा, है ना। ये सारा देखिए कहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है? तो ग्रास नली में। ग्रास नली में देखिएगा भोजन डायरेक्ट चला आता है। पूछेगा भोजन 4, यहाँ पर देखिएगा अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है। और अमाशय को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, है ना, 3 पार्ट में बांटते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अमाशय का कार्डियक हो जाएगा। क्या क्या होगा? कार्डियक प्रथम भाग ये, और दूसरा भाग मध्य वाला यानी कि फुंडिक हो जाएगा, और तीसरा पाइलोरिक भाग हो जाएगा। तो ये सारा हमने आपको बताया हुआ है ना, ये सारा हमने आपको बताए हैं। और अमाशय में ही देखिएगा HCl का निर्माण होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पर ही देखिएगा जठर रस का निर्माण होता है। जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका अमाशय में होता है। तो ये सारा आपको प्रश्न याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो प्रोटीन का पाचन क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिप्सिन पूछा है तो प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। वहीं आपसे क्या पूछता? लाइपेज पूछता ना, लाइपेज तो वसा का पाचन हो जाता। अगर आपसे पूछ लेता कि लाइपेज है, तो लाइपेज किसके लिए होता है? लाइपेज एंजाइम किस पर कार्य करता है? तो वसा का पाचन। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो वो आपका करता है ट्रिप्सिन। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रहणी भाग है, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। छोटी आंत को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। इसका मैं ट्रिक बताया था, DJI। क्या याद रखना आपको? DJI। डी से डेडूनम यानी कि ग्रहणी, जे से जेजुनम, आई से इलियम, है ना। तो ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ये तीनों जो पार्ट है ये आपका आ जाएगा छोटी आंत का, है ना। और यहाँ पर देखिएगा बड़ी आंत, जो कि यहाँ पर देखिएगा सबसे मोटी आंत होती है ना। मुख गुहा में ही क्या होता है? भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुख गुहा में। मुख गुहा में देखिएगा भोजन का पाचन किस रूप में शुरू होता है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो इस प्रकार से याद रखना है आपको। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध से दही बनना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किण्वन हो जाएगा। किण्वन किसे कहा जाता है? तो देखिएगा पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनना ही क्या है? किण्वन कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। तो देखिएगा जो शाकाहारी जीव होगा उसमें छोटी आंत की लंबाई बहुत ही ज़्यादा होगा, अधिक होगा। और जो मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई आपका कम होगा।
मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ आपको, मैं बोला एक खरगोश है और एक बाघ है, तो आप बताइए खरगोश का छोटी हाथ बड़ा होगा या बाघ का? तो आप क्या बोलिएगा? खरगोश का। क्या बोलिएगा? खरगोश। खरगोश जो है आपका क्या है, क्योंकि खरगोश जो है आपका ये जो है शाकाहारी जीव है, तो खरगोश यहाँ पर आंसर होगा। जो शाकाहारी होगा उसकी आंत लंबी होगी, है ना। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में आता है? तो ये आ जाएगा आपका अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा रूप है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एटीपी हो जाएगा, जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन की अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन क्रिया के देखिएगा अंतिम उत्पाद में क्या बनता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जैसे हम लोग ही सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं बताइए? तो ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन के दौरान यहाँ हम लोग जो वायवीय श्वसन में लेते हैं, और वायवीय श्वसन में देखिएगा तो 2 चरण में यानी कि कंप्लीट होता है ये, है ना। यानी कि प्रथम चरण जीव द्रव और दूसरा चरण जो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, और इसके फलस्वरूप CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिएगा श्वसन तंत्र से संबंधित निमोनिया हो जाएगा। और मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है आपका ये होता है आपको प्रोटोजोआ के कारण। मधुमेह की बात करें तो ये आपको मालूम होगा चीनी से क्या होता है, चीनी के कारण होता है ये मधुमेह। ट्रैफिक किस यहाँ पर देखिए ट्रैकिया लिखा हुआ है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो काफ़ी आसान है, ट्रैकिया जो है कॉकरोच कीट पतंग की बात जब भी होगी तो वहाँ पर आप ट्रैकिया लगाइएगा। यहाँ पर हम आपको डिटेल से बताते हैं। फेफड़ा की जब भी बात होगी कि फेफड़ा से कौन सांस लेगा, तो स्तनधारी जीव जितना आएगा वो सारा आपका फेफड़ा से ले लेगा। स्तनधारी जीव किससे लेगा? फेफड़ा से लेगा। और ट्रैकिया, यहाँ पर ट्रैकिया जो से सांस लेगा वो कीट पतंग हो जाएगा आपका। जैसे मक्खी भी किससे लेगा? ट्रैकिया से लेगा। जो भी कीट पतंग में आएगा वो सब ट्रैकिया। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, तो त्वचा, एक है त्वचा। त्वचा से कौन लेता है? तो देखिएगा त्वचा से केचुआ लेते हैं। और भी बात करें यहाँ त्वचा से कौन लेगा? तो केचुआ। केचुआ जो सांस लेता है वो त्वचा से लेता है आपका। और वहीं बात करें आपको गिल्स, तो गिल्स से कौन सांस लेता है? तो जितने भी मत्स्य वर्ग में आएगा वो सारा किससे सांस लेगा? तो गिल्स से सांस लेगा। कहिएगा सर ये बताइए क्या मेढक किससे सांस लेता है? बिल्कुल, मेढक जो है वो गिल्स से सांस लेते हैं, है ना। तो पानी में मेढक गिल्स से सांस लेते हैं, बाकी फेफड़े से भी सांस लेते हैं। देखिएगा कहीं मेढक ऐसा होगा जो ऊपर की ओर आएगा टर्टल की तरह बोलते रहते, तो वो फेफड़ा से सांस लेगा, है ना। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव हृदय में प्रकुंचन दाब है, तो मानव हृदय में प्रकुंचन दाब आपका कितना होगा? 120 मिलीमीटर Hg, ये हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन भाग किस में होता है? तो ये तो काफ़ी आसान है, पत्ता में। किस में हो जाएगा? पत्तों में हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फूला परिसंचरण तंत्र किस में होता है? फूला परिसंचरण यानी कि देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, ध्यान से याद रखिएगा। फूला परिसंचरण कहने का मतलब होता है कि जिसका कोई रास्ता न हो ब्लड जाने का, है ना, यानी कि कोई रास्ता न होगा तो उसे खुला परिसंचरण कहा जाएगा। और जिसके लिए देखिएगा जिसमें ब्लड के लिए क्या होगा, एक विशेष अंग होगा, उसे बोलेंगे बंद परिसंचरण, है ना। तो खुला परिसंचरण किस में होता है? वो आपका कॉकरोच में होता है। बंद परिसंचरण आपका मनुष्य में हो जाएगा, घेंघा में हो जाएगा, ऊँट में हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक नदी देखिएगा, नदी, तो नदी में जो पानी जा रही है ना, तो इसके लिए नदी एक क्या है? मार्ग है, और उसके माध्यम से पानी जा रही है। वहीं आप एक पानी ले लीजिए एक गिलास और धरती पर गिरा दीजिए, तो उसका कोई मार्ग नहीं होगा, है ना। तो यानी कि जिसके लिए मार्ग रहेगा जाने का वही क्या है? परिसंचरण। तो वो जिसके लिए मार्ग है वो बंद परिसंचरण, जिसके लिए कोई मार्ग नहीं है वो खुला परिसंचरण, वो है आपका कॉकरोच में होगा, है ना। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो ये आपका होगा रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स, इसी को बोलते हैं। सामान्य अनुशिथिलन रक्त का दाब होगा, तो ये आपका 80 मिलीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम आप बात करते हैं
तो देखिए सामान्य यहाँ पर आप एक याद रखिएगा, एक होता है सिस्टोल, है ना, क्या होता है आपका सिस्टोल। तो सामान्य सिस्टोल में देखिए आप जो दाब होता है वो आपका 120 होगा। कितना होगा? सिस्टोल को संकुचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकुचन। आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, संकुचन बोलते हैं। और एक होता है आपका डायस्टोल। क्या होता है? तो डायस्टोल जिसे शिथिलन बोलते हैं, शिथिलन बोलिए या अनुशिथिलन, ये होगा आपका 80 मिलीमीटर। तो यहाँ पर अनुशिथिलन पूछा है तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 80 मिलीमीटर हो जाएगा। आप इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और सामान्य ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे तेज़ धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज़ धड़कन जो होता है वो आपका चूहा में होता है। किस में होता है? चूहा में। और मानव की बात करें तो मानव में देखिएगा, मानव में उतना तेज़ धड़कन नहीं होता, लेकिन देखिएगा मानव में अगर बात करें 1 मिनट में मानव का हृदय कितना बार धड़कता है, तो आपको याद रखना है 72 बार। कितना बार मानव का हृदय धड़कता है? तो 72 बार। चालनी नलिका पाई जाती है, तो ये तो काफ़ी आसान प्रश्न हो गया फ्लोएम में। मैं यहाँ पर आपको जाइलम फ्लोएम का और भी एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाला हूँ। तो देखिए जाइलम की कोशिका जो है आपका मृत होती है। जाइलम की कोशिका क्या होती है? मृत होती है। फ्लोएम की कोशिका क्या होती है? आपको जीवित होती है। देखिएगा जाइलम जो है जल ले जाने का काम करेगा और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करेगा। और जाइलम में जल क्या होगा? केवल ऊपर की ओर जाएगी, केवल ऊपर की ओर। इसमें क्या होगा? खाद्य पदार्थ है तो ऊपर नीचा दोनों ओर, ऊपर नीचा क्या हो जाएगा? दोनों ओर हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरबीसी की जीवन अवधि क्या है? तो यहाँ पर आरबीसी की जीवन अवधि यानी कि इसको बोलते हैं रेड ब्लड सर्कुलेशन। तो इसका जो जीवन अवधि है 120 दिन। आरबीसी की जीवन अवधि कितना दिन होता है आपका? 120 दिन। आरबीसी को ही क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोलते हैं। और थ्रोम्बोसाइट किसी को श्वेत रक्त कोशिका को बोलते हैं। और तो ये सारा आप याद रखिएगा, है ना। और आरबीसी में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी ही क्या होता है? आरबीसी ही देखिएगा तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? आरबीसी ही होता है। तो ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करेगा? वो आपका आरबीसी ही करेगा। तो ये सारा आप ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। देखिएगा यहाँ पर रक्त लाल क्यों दिखता है? तो आपको याद रखना है कि रक्त जो लाल दिखता है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखता है। रक्त का पीएच मान आपको याद रखना है। रक्त का पीएच मान जो आपका हो जाएगा वो आपका 7.4 हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। और भी बात करें तो रक्त एक कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक। रक्त कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक होता है ना। रक्त को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। रक्त को कितने पार्ट में बांटते हैं? तो 2। एक हो जाएगा आपका प्लाज्मा और दूसरा आपका हो जाएगा ठोस। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। तो और ठोस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाएगा। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो बबूल के पेड़ से गोंद निकलता है। क्या निकलता है? गोंद। रेजिन देखिएगा वो आपका चीड़ के वृक्ष में निकलता है। किसमें? चीड़ के वृक्ष में, है ना, चीड़ के वृक्ष में। लैटेक्स की बात करें तो ये आपका निकलता है कनेर में, है ना, यानी कि दुधिया पेड़ में लैटेक्स होता है। लैटेक्स किस में होता है? आपका दुधिया पेड़ में होता है। लैटेक्स की बात करें तो ये आपका पीपल के पेड़ में भी मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये सारा आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैटेक्स पाया जाता है, तो हमने आपको अभी ही बताया लैटेक्स जो है आपका कनेर में होगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव में गुर्दे का आकार है तो सेम के बीज के आकार का। और मानव का जो गुर्दा होगा वो आपका किसके आकार का होगा? सेम के गुर्दे का आकार का। गुर्दा को ही क्या बोलते हैं? तो गुर्दा को ही किडनी कहते हैं। गुर्दा को ही क्या बोलते हैं? तो किडनी कहते हैं। और गुर्दा का जो आकार है सेम के बीज के आकार का जैसा है। और गुर्दा एक क्या है आपका? प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो आपको याद रखना है गुर्दा। और
किडनी की इकाई को ही क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी की इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। और यहीं पर बात करें तो किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है और किडनी के अध्ययन को हम लोग नेफ्रॉनलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉनलॉजी बोलते हैं। तो ये सारा आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव में यूरिया की प्रतिशत मात्रा है। तो देखिएगा मानव मूत्र में 96% भाग क्या हो जाएगा, आपका जल हो जाएगा और 2% क्या होता है, यूरिया और 2% अन्य पदार्थ होता है। और यानी कि मानव मूत्र का पीएच मान आपका कितना होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होगा। और देखिएगा मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ये सारा प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा ताकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। वहीं बात करें न्यूरॉन की, तो तंत्र की इकाई क्या हो जाएगी, आपका न्यूरॉन हो जाएगी। और तंत्रिका तंत्र का संबंध किससे हो जाएगा, आपका मस्तिष्क से हो जाएगा। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता, तो ये आपका किस में हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो आपका राइट आंसर, सॉरी यहाँ पर पक्षी नहीं होगा, मछली हो जाएगा, है ना। दोहरा परिसंचरण किस में नहीं होगा, तो मछली में नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रुधिर है, तो रुधिर क्या है, यानी कि रक्त देखिएगा एक संयोजी ऊतक है, हमने आपको बताया था। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 7.4 होता है। और रक्त लाल क्यों दिखता है, तो आपको ये भी याद रखना है रक्त लाल दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये सारा प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेरिब्रम। क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। मैं मस्तिष्क की बात करूँ, यहाँ पर देखिएगा आप मस्तिष्क के बारे में एक बार ज़रूर समझिए। तो मस्तिष्क को हम लोग पढ़े हुए हैं कि मस्तिष्क को कितने पार्ट में बांट देते हैं, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में बांटते हैं, तो 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, अग्र मस्तिष्क। पहला पार्ट क्या है, अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा आपका होता है पश्च मस्तिष्क। देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा। अग्र मस्तिष्क में आपका आ जाता है सेरिब्रम, थाइलेमस और हाइपोथाइलेमस। मध्य मस्तिष्क में आँख कान आएगा और पश्च मस्तिष्क में जो आपका आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर सेरिबेलम। क्या आएगा, सेरिबेलम। देखिए सेरिब्रम नहीं आएगा, यहाँ पर सेरिबेलम आएगा। क्या आएगा आपका, सेरिबेलम आएगा। पॉन्स मेडुला आएगा और पॉन्स आएगा, मेडुला ओब्लंगाटा आएगा। पॉन्स बेरुलाई और मेडुला ओब्लंगाटा आएगा। तो आपको देखिए अग्र मस्तिष्क का हिस्सा क्या है, सेरिब्रम। और सेरिब्रम ही मानव का क्या है, चतुराई बिंदु है। मानव का चतुराई केंद्र का बिंदु क्या है, तो सेरिब्रम है। और सबसे सेरिब्रम देखिएगा तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। और ये कितना है हिस्सा है, तो 2/3, यानी कि 2/3 हिस्सा होता है मस्तिष्क का। तो ये आप याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपका तंत्रिका कोशिका। तो रक्त देखिए यहाँ पर है, हृदय के बारे में दिया है, मांसपेशिया के बारे में दिया है। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ये भी आप याद रखिएगा। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। देखिए पादप हार्मोन कौन कौन होता है, आप इसे लिख लीजिए अपने कॉपी में, मैं आपको बता देता हूँ। जिबरेलिन क्या है, जिबरेलिन पादप हार्मोन है, जिबरेलिन। इसके बाद बात कीजिएगा तो जिबरेलिन के बाद हम लोग बात करते हैं तो एबसिसी क्या हो जाएगा, एबसिसिक जो है आपका पादप हार्मोन है। इसके बाद देखिएगा साइटोकाइनिन है ना, साइटोकाइनिन भी क्या है, पादप हार्मोन है। और भी बात की एथिलीन क्या है आपका, एथिलीन भी फल पकाने वाला हार्मोन है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको हम यहाँ पर देखिएगा इस वीडियो के कमेंट में हम आपको लिंक दे देंगे और आप इसे आसानी से ये भी PDF आप ले सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।